दोस्तों, मेरा नाम मच्छिंद्र चाटे है। मुंबई से हूँ। महाराष्ट्र में कोचिंग क्लासेस के सेंटर्स चलाता हूँ और पिछले 35 साल से चला रहा हूँ। अभी तक हमारी क्लास से करीबन 13 लाख छात्र पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि आज सवेरे न्यूज़पेपर्स में एक न्यूज़ छपी है कि पूरे देश में कोचिंग क्लासेस सेंटर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं और इस गाइडलाइंस के ऊपर मैं मेरा मत यहाँ व्यक्त कर रहा हूँ। जिन्होंने भी ये कोचिंग क्लासेस सेंटर्स के ऊपर ये गाइडलाइंस बनाई है, उनसे मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है, आप होश में तो हो? इस तरीके के पागलपन, इस तरीके के गलत गाइडलाइंस कभी हो नहीं सकते। दोस्तों, इसमें कई मुद्दे हैं। शुरुआत करते हैं पहले मुद्दे से कि जो महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर्स ने बड़ी सुर्खी बनाई है कि 16 साल के कम उम्र के बच्चों को कोचिंग क्लासेस के सेंटर्स में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, ये पागलपन है। मेरे कुछ सवाल है इसी मुद्दे के ऊपर कि 16 साल से कम बच्चों की उम्र को कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। क्यों? सवाल यह है कि यही तो उम्र है बच्चों की सीखने की और स्कूल लेवल में बच्चों को हर कोई स्कूल से नहीं मिलता है, क्योंकि कई बच्चे हैं कि जिनका मैथ्स बहुत वीक होता है और मैथ्स में उनकी तैयारी करके ली जानी चाहिए। साइंस वीक होता है, जैसा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बम्बई पुणे के बच्चों को तो ठीक है, इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गांव खेड़े के बच्चों को इंग्लिश का बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अगर कोई ये बच्चों का मैथ्स का हो, साइंस का हो या इंग्लिश का हो, डर निकालता है, उनसे पढ़ाई करके लेता है, तो क्या कोई जुर्म करता है? गलत है, क्यों नहीं लेना चाहिए। और मेरी क्लासेस तो चल रही है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चे आज मेरे पास पढ़ रहे हैं और ये बच्चों के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं और ये कानून कहता है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में एनरोलमेंट नहीं होने देंगे। क्यों? क्या गलत है? और मैं उनको सवाल पूछ रहा हूं, होश में तो हो? होश में तो हो? जो ये फर्स्ट गाइडलाइन तुम, ये 16 साल की उम्र की गाइडलाइन तुम बोल रहे हो, होश में तो हो? क्योंकि बच्चे के हर चीज को सीखने की एक उम्र होती है। बच्चा जब माँ की पेट में है तभी से उसका सीखना शुरू हो जाता है, काफी चीजें सीखता है और जब जन्म लेता है तो बस उसका सीखना कभी रुकता नहीं। मेरी उम्र अभी 59 साल चल रही है, मुझे कभी नहीं लगता कि मेरा सीखना कम हो गया है। मैं सीख रहा हूं, अभी भी सीख रहा हूं। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से सीखना शुरू करता है और भगवान भी यही चाहता है उससे कि भाई सीखो सीखो, सीखने के लिए गए हो, सीखो। तो माँ को अट्रैक्ट करने के लिए रोना सीखता है। माँ ध्यान नहीं देती तो रोने में और जोर लगाता है। जब माँ पास आती है तो खुश होता है और उसकी खुशी भी दिखती है। ये खुश होना, रोना, चिल्लाना, ये बच्चा सीख रहा है। फिर माँ उसको रिस्पॉन्ड करना लगती है, माँ उसको रिस्पॉन्ड करती है, माँ उसके चेहरे पे हाथ घुमाती है, तो बच्चा और कुछ सीखता है। उसको समझ में आता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, माँ मुझे कब ध्यान देगी, और वो सीखता है। जब वो 4 महीने का होता है तो उल्टा पड़ना शुरू कर देता है, फिर सीधा पेट पे आता है, फिर रेंगना शुरू कर देता है, फिर खड़ा रहता है और फिर चलना शुरू करता है। ये सब एजुकेशन ही है। और यही नहीं,
भाषा भी सीखने लगता है, उसको समझ में आता है कि कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। शुरू में खैर बच्चे को तकलीफ तो होती है, लेकिन बच्चा सीखता है। एक उम्र आती है, 8 महीने का होता है, और 8 से 18 महीने का वक्त उसके लिए वॉकिंग का परफेक्ट पीरियड होता है। जो बच्चे 8 महीने से लेकर 18 महीने के उम्र तक वॉकिंग नहीं सीखते, वो बच्चों को वॉकिंग सिखाना बहुत मुश्किल है। फिर ये बच्चे शायद वॉकिंग कर भी नहीं पाते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो आज विकिपीडिया में अवेलेबल है, गूगल में अवेलेबल है, और जो लड़की का एग्जांपल है, शायद वो लड़की अभी जिंदा भी है। उसका नाम है जेनी, फेरल चाइल्ड जेनी। ऐसा आप गूगल करोगे तो आपको गूगल में इस औरत के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, शायद वो जिंदा ही है। ये लड़की का बाप मिलिट्री में था और उसको एक बीमारी थी, उसको आवाज सहन नहीं होता था। तो अपनी बीवी को उसने सख्त ताकीद दे के रखी थी कि घर में कोई आवाज नहीं होना चाहिए। तो बच्चे हैं वो तो आवाज करने ही लगते हैं। तो उसने अपनी बच्ची को कुत्तों की तरह टॉयलेट में बांध के रखना शुरू किया। सिर्फ सुबह शाम कुछ खाने को उसको देते थे, लेकिन वो हिड़ नहीं सकती थी, फिर नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। बोलती तो उसको मार पड़ता था, कोई आवाज आया तो उसको मार पड़ता था। यहां तक कि वो रोने भी नहीं लग सकता, रो भी नहीं सकती थी। अगर वो रोई तो भी उसको मार पड़ता था। धीरे धीरे ये चीजें चलती रही, और वो जब लड़की 13 साल और 7 महीने की हुई, यानी सन 1970 में, उसका जन्म हुआ था 1957 में, जेनी नाम है उसका। और 13 साल और 7 महीने की उम्र में उस घर में पुलिस ने इंटरप्ट किया। वो लड़की को अपने साथ लिया, हॉस्पिटल में एडमिट किया, हस्बैंड और वाइफ को अरेस्ट किया और उनको पूछा कि तुम बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो। और फिर 7 दिन के अंदर तो पिताजी ने सुसाइड कर ली गन पॉइंट में। पुलिस की बंदूक छीन के खुद ही गोली मार ली खुद को, और वो तो चले गए। फिर माँ बची थी। माँ ने बताया कि भाई प्रेशर तो मेरे ऊपर भी था, मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी, मैं भी टेंशन में थी। तो फिर उसको माँ को छोड़ दिया, पर जो बच्ची थी उसको हॉस्पिटल में रखा। और हॉस्पिटल में 4 साल में वो बच्ची बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पे थोड़ा बहुत चलना सीख रही थी, बड़ी मुश्किल से। लैंग्वेजेस सीखने का तो ये हाल हुआ कि उसको खाने पीने के चीजों के ही थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होने, ये बातें करने लगी थी कि मुझे ब्रेड दो, मिल्क दो, गिव मी मिल्क, गिव मी ब्रेड, इस तरीके की ही बातें कुछ कर पा रही थी। पूरी जिंदगी उसकी निकल गई। शायद अभी जिंदा हो, 60-61 साल उसकी उम्र चल रही होंगी। 57 का जन्म है तो समझो 67 साल की उसकी उम्र होगी अभी। अमेरिका में कहीं किसी हॉस्पिटल में आज भी वो मौजूद होगी, क्योंकि उसके माँ ने उसकी कस्टडी ली थी और दुनिया से एक ही विनती की थी कि कृपया मेरी बेटी के तस्वीरें मत छापो, उसको जीने दो। लेकिन वो माँ भी उसको कुछ ज़्यादा सिखा नहीं पाई। बस हॉस्पिटल की हेल्प से वो लड़की आज भी जी रही है। उसकी माँ की कुछ सालों पहले मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, इससे बातें एक ही होती है कि जो कुछ चीज़ें हमको सीखना है वो उसी उम्र में सीखनी चाहिए। जैसे बात चलने की है, लैंग्वेजेस का अवेयरनेस आने की है, 1-2 साल से बच्चे को लैंग्वेज अवेयरनेस आना शुरू हो जाता है और वो आजू बाजू के माहौल से भाषा सीखता है। और एजुकेशनलिस्ट ये मानते हैं कि 4 साल की उम्र में बच्चे का 50% एजुकेशन हो जाता है। 4 साल की उम्र में ना बच्चा अभी स्कूल गया है, ना कहीं पढ़ा है, लेकिन उसका 50% एजुकेशन हो गया है। क्यों? क्योंकि खड़ा रह पा रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है,
अपने हाथों से खाना खा रहा है, बातें कर रहा है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बोलता है। बस 4 साल में तो वो काफी 50% एजुकेशन हो गया उसका। अभी 6 साल के बाद वो स्कूल में आना शुरू कर देता है और 16 साल की उम्र में उसका मैट्रिकुलेशन हो जाता है, 10वीं पास हो जाता है। ये जो उम्र है 6 साल से 16 साल की, इसमें क्या सीखना चाहिए? दोस्तों, जो लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन बनाया है, सिलेबस बनाया है, ये लोग गलत नहीं है, ये सही है, एजुकेशन सही है। हिंदुस्तान का एजुकेशन सही है, हिंदुस्तान का एजुकेशन दुनिया में सबसे सही है। क्यों? क्योंकि आज दुनिया भर के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस देखो, फेसबुक देखो, यूट्यूब देखो, गूगल का काम देखो, फिर ये जो भी कंप्यूटर के बड़े बड़े विजार्ड्स है, ये देखो, इनके इंस्टीट्यूट में काम कौन कर रहे हैं? वहां क्या अमेरिकन बच्चे हैं? वहां क्या चाइना के बच्चे हैं? इन जगह पे सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी बच्चों का एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ है और वो वहां टॉप पे है। आज गूगल भी उनका अगर सीईओ अपॉइंट करता है तो ये इंडियन होता है। आज नासा में भी उनको कोई एस्ट्रोनॉट्स चाहिए तो दे प्रेफर इंडियंस। आज नासा में भी 50% से ज्यादा इंडियन लोग हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आज इंडियन है। क्यों? क्योंकि उनका एजुकेशन सही है, करेक्ट है, अच्छा है। ये पूरी दुनिया मानती है, सिर्फ अमेरिका नहीं, यूरोप भी मानता है, जापान भी मानता है। आज मेरे कई बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, मेरी क्लास से जो बच्चे निकले, आज कई बच्चे इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं और इससे मुझे पता चलता है कि एजुकेशन, इंडिया का एजुकेशन बहुत अच्छा था, बहुत सही था और है भी। 6 साल की 16 साल की उम्र में बच्चे को क्या सीखना चाहिए स्कूल में? तो बच्चे को सीखना चाहिए लैंग्वेजेस, एक्यूरेसी इन द लैंग्वेजेस। दूसरी बात मैथमेटिक्स, तीसरी बात साइंस के प्रिंसिपल्स और चौथी बात जनरल नॉलेज, पांचवी बात सोशल स्टडीज। यही तो हमारा स्कूल एजुकेशन है। 6 साल की 16 साल की उम्र में बच्चे को यही सीखना चाहिए। उसको अपनी मातृभाषा आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए और उसको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश के एक्यूरेसी आनी चाहिए, हिंदी सीखनी चाहिए, संस्कृत सीखनी चाहिए, जो भी भाषा है उसको अच्छे से सीखने का काम ये स्कूल एजुकेशन में ही हो सकता है। 6 से 16 साल की उम्र में जैसा 8 महीने से 18 महीने के बीच में बच्चे को चलना जरूरी है, उसी तरह से इंग्लिश एक्यूरेसी के लिए 6 साल से 16 साल की उम्र में ही इंग्लिश एक्यूरेट हो सकती है। उसके बाद इंग्लिश एक्यूरेट होना बहुत मुश्किल, ऐसा मान लो नामुमकिन ही है। अब बच्चों को ये स्कूल एजुकेशन में जो कराना है, लैंग्वेजेस का एक्यूरेसी देना है या फिर मैथमेटिक्स का अवेयरनेस देना चाहिए, उसको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, परसेंटेज, ये जो भी है ये चीज़ें सिखानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ज्योमेट्री, ये सब सिखाना है। ये 16 साल की उम्र के पहले ही सिखाना है। सवाल ये है कि आज देश के स्कूलों के पास जो टीचर्स है, ये टीचर्स क्या करेक्ट मैनर में मैथमेटिक्स सिखाते हैं? क्या करेक्ट मैनर में इंग्लिश सिखाते हैं? यूजीसी पिछले 60 साल से एक ही बात कर रहा है कि आवर टीचर्स आर नॉट क्वालिफाइड। तो ये स्कूलों के ऊपर तुम बच्चों को छोड़ देंगे कि भाई तुम ही सिखाओ? सीखेंगे एक 10% बच्चे, 5 से 10% बच्चे यहीं से भी सीखेंगे, लेकिन 90 to 95% बच्चों के साथ लाइफ के साथ खिलवाड़ हो जाएगा कि तुम क्लासेस में नहीं जा सकते, तुम प्राइवेट टीचर्स पे जाओ, प्राइवेट ट्यूशंस के पास जाओ, तुम छोटे इंस्टीट्यूट में जाओगे लेकिन कोचिंग में मत जाओ। क्यों भाई? हम क्या गलत सिखाते हैं? और जहां कुछ कोई गलत सिखाता है उसका कुछ नहीं। जो उसको शराब पीना सिखा रहा है, जो उसको पबजी खेलना सिखा रहा है, जो उसको गलत चीजें सिखा रहा है, वो क्रिमिनल नहीं है। उसको साइंस, मैथ्स, इंग्लिश ये सिखाने वाला टीचर, कोचिंग क्लासेस का सेंटर, ये क्रिमिनल हो गया। कमाल है, क्या कानून बन रहे हैं?
लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक ने पूछा था कि सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय, सरकार का होश ठिकाने पे है या नहीं। बस दोस्तों, यही बात मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोगों ने ये गाइडलाइंस बनाई है, ये होश में तो है, इनको कोई समझ तो है, कोई बुद्धि तो है। अगर 6 साल के 16 साल की उम्र के बच्चों में लैंग्वेजेस की एक्यूरेसी, साइंसेस, मैथ्स का अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज ये बच्चे नहीं सीख पाए तो याद रखो, इसके बाद ये बच्चे कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे, बहुत पिछड़े रह जाएंगे, अनड़ी रह जाएंगे। फेरल चाइल्ड्स के कई एग्जाम्पल्स है कि जैसा मैंने अभी जेनी का एग्जाम्पल बताया, ऐसे भी 2 एग्जाम्पल्स है कलकत्ता से। 1920 में आमला और कमला ऐसे ही हालत में लाए गए थे। 2 लड़कियां थी, एक की उम्र 21 साल थी और दूसरी बच्ची की उम्र 21 महीना थी और दूसरे बच्ची की उम्र 8 साल थी। और ये फिर अनाथाश्रम में रहे, पढ़े, कुछ नहीं सीख पाए। ना वहाँ का कोई टीचर उनको कपड़े पहनना सिखा सकता था, ना उनको 2 पैरों पे चलना सिखा सकता था, ना कोई लैंग्वेज सीख सके थे। वो जिस वोल्फ के साथ रहे थे, वो वोल्फ को ही अपनी माँ मानते थे और आखिरी तक उसी को पुकारा करते थे और उन्हीं की भाषा में चिल्लाते थे, जिस भाषा में एनिमल्स एक दूसरे से बात करते हैं। वो हिंदुस्तानी भाषा नहीं सीख सके, ना बंगाली सीख सके, ना इंग्लिश सीख सके। 1920 में मिले थे। अगले ही साल छोटी बच्ची की तो डेथ हो गई। बड़ी बेटी जो 8 साल में मिली थी, वो तो 17 साल की उम्र तक जिंदा भी रही, लेकिन कुछ नहीं सीख पाई और उसी उम्र में मर गई। ऐसा ही एक केस है राम का, कि जो राम मिला था 17-18 साल की उम्र में मिला था, वो भी ज्यादा से ज्यादा 1 साल जी पाया। दोस्तों, सीखने की उम्र में अगर सही सीख नहीं मिलती है तो इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर 16 साल के बच्चों को, अगर स्कूल में तुम मैथ्स का अवेयरनेस नहीं ला सकते हो, साइंस नहीं सिखा सकते हो, इंग्लिश नहीं सिखा सकते हो, तो हम सिखा सकते हैं। हमारे पास टीचर्स है, हम उनसे वर्किंग करके लेते हैं। और ये प्रेशर लेके कोई बच्चा कभी सुसाइड नहीं करता, खुश होता है। आज चाटे क्लासेस में जो बच्चे सीखे हैं, ये कभी किसी तरह का टेंशन महसूस नहीं करते, उल्टा कहते हैं कि चाटे क्लासेस इज आवर सेकेंड होम। हमको यहाँ आने में, यहाँ टीचर्स के साथ बातें करने में, टीचर्स से सीखने में हमको आनंद आता है, मज़ा आता है, हमारी पढ़ाई होती है, हम बहुत खुश हैं। हम जो उनसे रेसिटेशन करके लेते हैं या सस्वर पाठ बोलते हैं या फिर मराठी में हम उसको पाठांतर बोलते हैं, जो हमने उनसे करके लिया ये घर जाके सुनाते हैं, पेरेंट्स खुश होते हैं। हम संस्कृत के श्लोक याद करके लेते हैं बच्चों से, मराठी कविताएं याद करके लेते हैं, हिंदी कविताएं याद करके लेते हैं, इंग्लिश की कविताएं, पोइट्रीज याद करके लेते हैं। जब ये बच्चे जाके बोलते हैं तो खुश होते हैं। ये स्कूल में नहीं होता है। तुम स्कूल पे ज़्यादा डिपेंड मत रहो, स्कूल का स्टैंडर्ड स्टडी करो। और दूसरी एक बात इसमें यहाँ आती है कि ये हम बच्चों का टेंशन कम करने के लिए कर रहे हैं। बच्चों ये देखो, मैं गवर्नमेंट से बताता हूँ, आज जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बताता हूँ, बच्चों में टेंशन किस चीज़ से आता है? बच्चों को टेंशन मोबाइल के एक्सेस यूज से आता है। बच्चों को टेंशन पबजी जैसे गेम्स के कारण आता है। बच्चों को टेंशन ड्रीम 11 जैसे कंसेप्ट से आता है। बच्चों को टेंशन कसिनो या इस तरीके के वीडियो गेम्स खेलने से आता है। और बच्चे एंग्री हो जाते हैं, बच्चे गुस्सा करते हैं। बच्चों को मोबाइल से दूर रखना जरूरी है। बच्चों को पोर्नोग्राफिक साइट्स से दूर रखना जरूरी है। तुम इस पे तो कोई बात नहीं कर रहे हो, बात कर रहे हो कोचिंग क्लासेस के ऊपर। क्यों भाई, हम क्या गलत कर रहे हैं? हम देश बना रहे हैं, हम बच्चे गढ़ा रहे हैं। आज जो भी मेरे बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पे यूएसए में हैं, यूके में हैं, जापान में हैं, चाइना में हैं, ये हमें मिलते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि सर हमको चाटे क्लासेस से बहुत मिला है।
अच्छा ठीक है, उनको मिला, अभी नए जनरेशन ने कोई पाप किया है, उनको क्यों रोक रहे हो? आपका जो गाइडलाइन है कि 16 साल के छोटे बच्चों को कोचिंग सेंटर में एनरोलमेंट नहीं कर सकते, गलत है, बिल्कुल गलत है, और ये कैंसिल हो जाना चाहिए, ये गाइडलाइन कैंसिल होना चाहिए। पूरे बाकी के भी गाइडलाइंस जो है ये गलत है कि बच्चे को आधे से जाना है, फीस वापस मिलनी चाहिए, एग्जिट पॉलिसी होनी चाहिए। कैसे एग्जिट पॉलिसी होगी बोलो मुझे? कोई रेस्टोरेंट में तुमने जाके कुछ मंगाया, आधा खाना खाया, बाकी वापस लेके जाओ, कोई लेगा रेस्टोरेंट वाला? कैसे लेगा भाई? आज फ्लाइट से, एयरलाइंस टिकट बुक किया, नहीं जा पाए, वक्त आ गया। मेरे साथ हुआ था 1 साल पहले, मैंने टूर किया था, मेरे घर के 4 टिकट बुक किए थे और मुझे जाके आना था, और मैंने पूरा पैसा भरा, 4 लोगों का जाने का आने का टिकट वगैरह सब, और ऐन वक्त पे मुझे एक मेडिसिन की रिएक्शन आ गई, मैं नहीं जा पाया, तो मुझे पूरा पैसा मेरा गया, ना कोई फ्लाइट में बैठा, ना फ्लाइट का कुछ मेरा यूज हुआ, फिर भी जो मेरा 80,000 रुपए का टिकट था पूरा वेस्ट गया, मुझे 1 रुपया नहीं मिला, जबकि मैंने तो कुछ यूज भी नहीं किया था। उसी तरह से कोचिंग क्लासेस में कोई बच्चा आएगा, सीखेगा, और बीच में बोलेगा मैं छोड़ के जा रहा हूं, उसके बाद फीस वापिस करो, कैसा पॉसिबल है? उसकी जगह मुझे दूसरा बच्चा मिलेगा, अब दूसरा बच्चा आधे से एजुकेशन कंटिन्यू करेगा, ये हो नहीं सकता। हाँ, तुमको आना है तो आओ, पूरी फीस भरो और मेरा क्लास करो, आधी फीस वापिस करो वगैरह, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, होगा नहीं, कहीं नहीं होगा। जो चीजें तुम बाहर के सेक्टर्स में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, वो कोचिंग के सेंटर्स में क्यों इंप्लीमेंट करना चाहते हो? नहीं होगा। और बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, इसलिए तो फिर आधे पेरेंट्स बोलेंगे, आज अगर मेरे बैच में समझो 30 बच्चे हैं, तो 15 बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, 15 बच्चे थोड़े से कमजोर होते हैं, तो पेरेंट्स सोचेंगे अरे चलो बच्चा पढ़ाई में कमजोर ही है ना, क्या करता पढ़ाई, चल घर में देख ले, आधे पैसे तो वापिस मिलेंगे। ऐसा हो सकता है? तुम्हारी टीचर्स की लिस्ट पब्लिश करो वेबसाइट पे, क्यों? दूसरे क्लासेस वाले आके वो टीचर्स को फोड़ के लेके जाए? कुछ प्राइवेसी रखोगे नहीं हमारी? ऐसा करना, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, व्हाट इज दिस? तुमको जो भी इंप्लीमेंट करना है ना, तुम तुम्हारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में करो। तुमको ग्रेजुएट टीचर्स चाहिए, ठीक है। मैं एक किस्सा बताता हूँ कि जब मैं खुद इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, 3rd ईयर में था, अभ्यास में होशियार तो था ही, घर में 11th-12th के बच्चों के क्लासेस भी लेता था, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था और मुझे सिखाना था। मैं खुद इंजीनियरिंग सीख रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग के ही कुछ बच्चे मेरे पास आए कि सर हमको 1st ईयर का अप्लाइड मैकेनिक्स बहुत मुश्किल जाता है, तो आप हमें सिखाओ। मैं बोला ठीक है यार, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप मुझे पैसा दे दो तो मैं सिखाता हूँ। मुझे 20 बच्चे मिल गए, मैंने उनको सिखाया, वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए, मेरा भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया। आज ये गाइडलाइंस के हिसाब से तो ये मेरा क्राइम हो गया। मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, फिर भी मैं 1st ईयर के बच्चों को कैसे पढ़ा सकता हूँ? मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, फिर भी मैं 11वीं के बच्चों को कैसा पढ़ा सकता हूँ? मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, फिर भी 12वीं के बच्चों को कैसा पढ़ा सकता हूँ? और बच्चे तो आ रहे थे मेरे पास, ना वो बच्चों की कोई कंप्लेंट थी, ना कोई पेरेंट्स की कंप्लेंट थी, ना कोई किसी की कंप्लेंट थी। उल्टा मैं बताता हूँ कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ता था, फाइनल ईयर में जब मैं था, तो वही इंजीनियरिंग कॉलेज के कई टीचर्स के बच्चे मेरी क्लास में थे। वो तो इतने बड़े ज्ञानी थे, मेरे प्रोफेसर्स थे, इंजीनियरिंग सिखाते थे मुझे, और उनके बच्चे मेरी क्लास में आते थे। मेरा ग्रेजुएशन नहीं था, कोई गलत था? आज देखो दोस्तों, देश में कई कोचिंग सेंटर्स है कि ये कोचिंग सेंटर्स में जो बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, वही बच्चे कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते हैं या बच्चों को सिखाते हैं। कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं गलत कर रहे, ठीक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं।
मेरे पास जो बच्चे आए, जब भले मेरे पास ग्रेजुएट नहीं था, ग्रेजुएशन नहीं था, लेकिन वो बच्चों को तो फायदा हो रहा था और बच्चे टॉप में आ रहे थे, अच्छे मार्क्स ला रहे थे। तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कानून तुमको बनाने हैं, तुम बनाओ, लेकिन ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए कानून बनाओ, हमारे ऊपर कानून मत बनाओ। और जो बना है, जो भी तुमने गाइडलाइंस हमारे ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की है, ये गवर्नमेंट के अपना हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के दायरे में ये टिकेंगे, बिल्कुल टिकेंगे नहीं। उल्टा तुम्हारी हंसी होगी और इस तरीके के पागलपन या इस तरीके के बेहोशी के डिसीजंस मत लिया करो। मेरी विनती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, हम आपको बहुत चाहते हैं, आप बहुत सही हो, और ये जो कुछ बना है शायद आपको मालूम नहीं हो, आप इसे रुकवा दो अमित शाह जी से या फिर जो भी गडकरी साहब से, कि ये लोग उस पर ध्यान दो। गडकरी साहब तो मुझे पहचानते हैं और मेरा बहुत अच्छा दोस्ती भी है उनके साथ। और जब मेरा एक मिनिस्टर के साथ झगड़ा हुआ था तो गडकरी साहब खुद मुझे छुड़ाने पुलिस स्टेशन में आए थे, गोपीनाथ मुंडे और नारायण राणे साहब के साथ। उनको मालूम है कि कोचिंग क्लासेस मैंने कैसे चलाए हैं, कोचिंग क्लासेस से बच्चों को कैसा फायदा होता है। जब मैं क्लासेस ले रहा था तो उसी वक्त मुंडे साहब की बेटी पंकजा, आज जो बीजेपी की बहुत बड़ी ये है नेता है, उसे मैंने पढ़ाया है। उस वक्त मैं भी तो स्टूडेंट था, तो क्या गलत था? दोस्तों ये नहीं है, इस तरीके के कानून मत बनाओ, तुम कानून गवर्नमेंट के लिए बनाओ। और देखो महाराष्ट्र में आज टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज छपी है, तुम्हारे ये कोचिंग क्लासेस गाइडलाइंस की न्यूज अगले पान पे छपी है, और उसके पहले पान पे ये न्यूज छपी है कि महाराष्ट्र में स्कूलों में 1/3 से ज्यादा मैथ्स के टीचर्स ग्रेजुएट नहीं है। क्या करोगे? मैथ्स पढ़ाने के लिए तुमको बीएससी मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है फिर, और जो बच्चा बीएससी मैथमेटिक्स नहीं है तो तुम मैथ्स को कौन से टीचर लोगे? गवर्नमेंट अपने पास क्या है ये देखे, गवर्नमेंट के स्कूलों की अवस्था देखे। हाँ, एक बात पे मैं मानता हूं कि जिस तरीके के सुसाइड्स हुए हैं बच्चों के, देखो स्टडी करो, ये सुसाइड्स पढ़ाई के कारण नहीं हुए हैं, ये सुसाइड्स पबजी के कारण हुए हैं, ये सुसाइड्स कसिनो में पैसे हारने के कारण हुए हैं, और ये ड्रीम 11 और ये तो एडवर्टाइज और विज्ञापन सब तरफ आ रहे हैं। और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से लेके हर कोई खिलाड़ी वगैरह इसका एडवर्टाइजमेंट पे करते हैं। ये चल रहा है कि जिससे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो तुमको उसको कुछ नहीं कहना है। और तीसरी बात कि कुछ सेंटर्स बने हैं कि जैसा कोटा हो, नांदेड़ हो, लातूर हो, या कोई सेंटर्स होंगे कि जहां बच्चों में लाखों की तादाद में बच्चे वहां पहुंच जाते हैं पढ़ाई के कारण। जैसा कोटा का है कि कोटा में सुसाइड से वहां का पूरा डिपार्टमेंट परेशान है। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि कोटा में सुसाइड्स क्यों होते हैं। एक तो वो बच्चों के सुसाइड्स होते हैं कि जिनको ये सिलेबस हजम नहीं होता या वो कर नहीं पाते, या उनका फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो आईआईटी या इसी चीज़ का एग्जामिनेशन पास कर पाए, उतना उनका फाउंडेशन नहीं है। उनको पता चलता है कि यार ये सब चीज़ें मेरे ऊपर से जा रही है, तो ऐसे कुछ बच्चों का सुसाइड होता है। लेकिन दूसरा कारण ये है कि कोचिंग क्लासेस के लिए कोटा में जो बच्चे जाते हैं, एक एक कोचिंग क्लासेस वाला हजारों एडमिशन्स कर लेता है, और ये हजारों बच्चों में से कुछ सिलेक्टेड बच्चे चुनते हैं, उसके लिए एग्जाम लेते हैं, और वो बच्चों के लिए अलग से कोचिंग रखते हैं। तो ये अलग कोचिंग, डिफरेंशिएशन इन द स्टूडेंट्स, ये बहुत गलत है। मैंने मेरे जीवन में इतने 13 लाख बच्चे पढ़ाए, हमने बच्चों में कभी डिफरेंशिएशन नहीं किया। हमारे लिए स्टेट में फर्स्ट आने वाला बच्चा हो या फिर पासिंग के लिए स्ट्रगल कर रहा बच्चा हो, दोनों समान है, दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। पेरेंट्स को भी यही करना चाहिए।
कि अपने बच्चों में कभी डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। मुझे 3 बच्चे हैं, तो मेरे लिए तीनों बच्चों को इक्वल ट्रीटमेंट है। मैं तीनों को समान सुविधाएं दूंगा, एक को अलग बाकी को लोग अलग, ऐसा नहीं करूंगा। अगर कोटा की क्लासेस हजारों बच्चों के एडमिशन्स करते हैं तो उनको सबको सेम ट्रीटमेंट देना चाहिए। उसमें से कुछ सिलेक्टेड करके वो टॉप के लिए ये करेंगे, और यहाँ एडमिशन, यहाँ ये 100 टॉप में मैं नहीं आया या टॉपर्स में मैं नहीं आया और मैं एडिशनल कोचिंग के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ, ये रीज़न है कई बच्चों के सुसाइड्स का, जो कि गलत है। कोई पेरेंट्स को अपने बच्चों में कभी डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। उसी तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी कभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के टीचर ने कभी डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। मैं जो स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे बाकी बच्चों से कभी डिफरेंशिएट नहीं किया गया। जो बच्चा कमज़ोर है उससे ऊपर टीचर्स का ज़्यादा ध्यान जाता था। दोस्तों, मैं भी मेरी कोचिंग क्लासेस में यही प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ कि मेरी बैच में जो बच्चा कमज़ोर है, मैं उसको अलग से बिठा के उससे होमवर्क और पढ़ाई और यूनिट टेस्ट के पेपर्स दोबारा लिखवा के लेता हूँ, उनसे अलग से तैयारी करके लेता हूँ। जो बच्चा कमज़ोर है, माँ को पूछो, माँ प्यार किससे करती है? माँ जो बच्चा सबसे स्ट्रांग है उससे प्यार नहीं करती। माँ उस बच्चे से प्यार करती है जो बच्चा कमज़ोर है। उसको मालूम है कि इसकी कमज़ोरी का रीज़न जो भी हो, लेकिन मुझे उसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है उन्हीं को तो टीचर्स के ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, ताकि वो भी कुछ कर पाए, उनको भी कुछ मोटिवेशन मिले। और ये काम मैं करता हूँ। जो मुझे जानते हैं, महाराष्ट्र के लोग, जो मेरे बच्चे मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि जो बच्चा कमज़ोर होता है उसके लिए मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। हमारी पूरी टीम ज़्यादा ध्यान देती है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी क्लासेस में हजारों टीचर्स हैं मेरे साथ, लेकिन वो अच्छा ध्यान देते हैं। आज जो ये गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इश्यू की है, ये काफ़ी गाइडलाइंस सब गलत है, बकवास है, बेहोशी के आलम में किया हुआ डिसीजन है। ये टिकेगी नहीं, हाई कोर्ट में ये हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और दूसरी बात, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लोगों का गुस्सा सहन करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर 12 साल का बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो माँ बाप करे क्या करे? उसको कोचिंग मत भेजो, क्या करें? आप बोलो, अपना काम धाम छोड़ के बच्चों को बाजू लेके पढ़ाई करते बैठे, या फिर उसको मोबाइल के हवाले छोड़ दे कि भाई देख, फेसबुक देख, यूट्यूब देख, तेरे को जो गेम देखना है वो गेम देख, तेरे को जो देखना है देख। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं मोबाइल से, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं गलत सही टीचर्स नहीं मिलने के कारण। तो हमको ये रोकना चाहिए। और मेरी विनती है कि आज सेंटर के जो लीडिंग पॉलिटिशियंस है, नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह है, नितिन गडकरी जी है, ये सब लोग इन बातों के ऊपर ध्यान दें। और जो ये कोचिंग क्लासेस गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इश्यू की है, इसे इमीडिएटली रोक दें और बच्चों को बचाएं, कोचिंग क्लासेस वालों को बचाएं। दोस्तों, इस विषय में अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं हाजिर हूँ। कोई टीवी चैनल डिबेट रखना चाहता है, मैं अवेलेबल हूँ। और कोई स्टूडेंट्स, पेरेंट्स अपने ओपिनियन रख सकते हैं, तो वो सोशल माध्यम में अपने ओपिनियन अवश्य रखें, क्योंकि इसके खिलाफ आवाज़ होना जरूरी है। और इन्हीं विचारों के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।